कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड मैं बता दूँ मैं भी ठीक हूँ। लास्ट क्लास में हमने इंडेक्स 40 किया था एंड आज हम इंडेक्स 2 इन्वेंटरीज से स्टार्ट करेंगे। और इन्वेंटरीज का जो ये इंडेक्स है एक बहुत ही इजी इंडेक्स है जिसको सारे क्वेश्चंस हम वन बाय वन कवर करेंगे। सबसे पहले हमें इन्वेंटरी के बारे में बताया गया है कि इन्वेंटरी क्या होता है। देखिए हम इन्वेंटरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इन्वेंटरी में क्या क्या आता है। ठीक है, तो इन्वेंटरी में जो इन्वेंटरी की डेफिनेशन दी गई है, सबसे पहले हम डेफिनेशन पोर्शन को कवर करेंगे। इन्वेंटरी में जो ये देखिए डायग्राम बना रखा है, सबसे पहले आएगा हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि जो आपका बिजनेस है, जो आप खरीद रहे हो बेच रहे हो, तो वो आपकी इन्वेंटरी है। जैसे फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, और जो फिनिश गुड्स बनाते हैं और रॉ मटेरियल को यूज़ करके हम जो फिनिश गुड्स बनाते हैं वो भी किस में आता है, रॉ मटेरियल भी इन्वेंटरी में आता है। तो ये हमें दिए गए हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, तो वो किस में आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में। तो इन्वेंटरीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। फिनिश गुड्स किस में आते हैं, इन्वेंटरी में आते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। एंड देन रॉ मटेरियल जिसको कन्वर्ट करके हम फिनिश गुड्स बनाते हैं तो वो भी इन्वेंटरी में आते हैं। तो देन क्राइटेरिया आता है आगे। आगे हमें वन बाय वन हम सारे स्टेप्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। एक बार हमें जो चीज़ दी गई है उसको हम देख लेते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया है। इसमें देखो हमें क्वेश्चन दिया गया है, एज पर इंडेक्स टू इन्वेंटरीज इंक्लूड मटेरियल्स एंड सप्लाईज अवेटिंग यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, वेदर पैकिंग मटेरियल एंड पब्लिसिटी मटेरियल आर कवर्ड बाय द टर्म मटेरियल्स एंड सप्लाईज अवेटिंग यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्या पैकिंग मटेरियल, जो पैकिंग मटेरियल है और पब्लिसिटी मटेरियल है, आर कवर्ड बाय द टर्म मटेरियल्स एंड सप्लाईज अवेटिंग यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इसमें क्या पूछा गया है कि जो पैकिंग मटेरियल का खर्चा है या फिर पब्लिसिटी मटेरियल का खर्चा है वो इन्वेंट्री में इंक्लूड होगा, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करती हूँ। इसमें क्या है कि जो पैकिंग मटेरियल है एंड पब्लिसिटी मटेरियल है, क्या उसको हम इन्वेंट्री में कंसिडर करेंगे? तो देखिए जो भी इन्वेंट्री है, जो भी खर्चा है, अगर इन्वेंट्री को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए खर्चा किया गया है तो उसको हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे एंड इन्वेंट्री में इंक्लूड करेंगे। देखिए जैसे अभी हम इसको एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। जैसे मान लो चॉकलेट है, ठीक है, और चॉकलेट को हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी प्राइमरी पैकिंग तो हमें करनी पड़ेगी, उसके ऊपर हमें एक लेबल लगाना पड़ेगा, उसकी पैकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको हम वैसे तो बेच नहीं सकते हैं, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी, तो उसकी हमें नॉर्मल पैकिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो इस तरह जैसे फिर जो वो नॉर्मल पैकिंग का खर्चा है तो वो किस में इंक्लूड होगा, इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड होगा। इसी तरह जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक है, उसको आप किसी को खुला तो नहीं बेच सकते, हाथ में तो नहीं पिला सकते ना, तो उसको हमें बोतल में उसको पैक करना होगा। तो जो बोतल में जो पैक करने का खर्चा लग रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, प्राइमरी पैकिंग बोलते हैं, और ये जो खर्चा है इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड होगा। और इसी तरह अगर मान लो हम जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को कार्टून्स में पैक कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कार्टून्स में जो पैक कर रहे हैं तो वो खर्चा क्या है, कैपिटलाइज नहीं होगा, क्योंकि वो सेकेंडरी पैकिंग है, वो उसमें काउंट नहीं होगा। इसी तरह जैसे हम मान लो फ्लिपकार्ट से हमने कोई कोई प्रोडक्ट मंगवाया, ठीक है, तो उसको हम कार्टून में हमें कार्टून में पैक होके आया, तो वो सेकेंडरी पैकिंग है, उसको हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज नहीं करेंगे। इसी तरह जो इसमें हम समझ, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, जो प्राइमरी पैकिंग है तो वो किस में आएगी, पैकिंग में उसकी इन्वेंटरी में ऐड हो जाएगा वो खर्चा, जो प्राइमरी पैकिंग का खर्चा है तो वो इंक्लूड किया जाएगा मटेरियल में, इन्वेंटरी में। बट जो सेकेंडरी पैकिंग का खर्चा है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे बोटल्स, कैंस, एक्स्ट्रा, तो ये हमें एग्जांपल्स दिए गए हैं। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमें आगे जो दिया गया है
देखिए हम इसके कॉन्सेप्ट्स कर लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्रीज को हम कैसे मेजर करेंगे, इन्वेंट्री को कैसे मेजर किया जाएगा, देखो ये दिया गया है, एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जो भी लोअर होगा कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो उतनी ही अमाउंट पर हम इन्वेंट्री को मेजर करेंगे। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में क्या क्या आएगा, इसका में दिया गया है, जैसे ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट। अभी मान लो हम वो कर रहे हैं, अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एंड देन रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके हम फिनिश गुड्स बना रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो हमारा फिनिश गुड्स को बनाने का खर्चा है, यानी कि जो कन्वर्जन कॉस्ट है, तो वो हमारी इसमें ऐड होगी। तो इस तरीके से जो खर्चा है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड होगा। इसी तरह जो कॉस्ट ऑफ परचेज है, अगर हम मैन्युफैक्चरर नहीं है तो इसमें क्या क्या ऐड होगा, परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटीज, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग के जो एक्सपेंसेस है वो ऐड होंगे, और अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्या है वो ऐड होंगे। तो इस तरीके से हमें ये दिया गया है। तो अब इसमें हमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। एबीसी लिमिटेड बाइज गुड्स फ्रॉम एन ओवरसीज सप्लायर, इट हैज रिसेंटली टेकन डिलीवरी ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट। इसमें क्या है, 1000 यूनिट्स को परचेज किया गया है, उनका प्राइस कितना है, 1200 यूनिट्स का पर यूनिट प्राइस है। तो 1000 यूनिट्स जो हमें मिल रही है 1200 पर यूनिट मिल रही है, और उसमें हमें ट्रेड डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 5% का। तो ये हमारा 11,40,000 का अमाउंट हो जाएगा हमारा परचेज प्राइस, जो कि ट्रेड डिस्काउंट 5% लेस करने के बाद होगा। देन हमें दिया गया है सेटलमेंट डिस्काउंट, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये एक कैश डिस्काउंट की तरह होता है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, इसका इन्वेंट्री से कोई लेना देना नहीं होता। तो देन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हमें दी गई है। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो है डायरेक्टली रिलेटेड होती है इन्वेंट्री से, क्योंकि इन्वेंट्री को खरीद के लाने का जो खर्चा है तो उसमें ऐड होगा। इसी तरह जो हमने once the goods are released through customs, ABC Limited must pay a delivery cost of rupees 5,000 to have the components taken into warehouse। तो वेयरहाउस तक लाने का जो खर्चा है, जो भी इन्वेंट्री को परचेज करने का जो खर्चा है, तो वो हम ऐड करेंगे इसमें। तो इसको हमने ऐड कर दिया, तो इस तरीके से 12,05,000 का जो हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ गया। देन हम आगे चलते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो हम साथ साथ कवर करेंगे इन क्वेश्चंस में। देन हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, ए बिजनेस प्लान फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ रुपीज 10 लाख पर एनम। द नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज 1 लाख यूनिट्स पर एनम, यानी कि नॉर्मल लेवल का जो प्रोडक्शन है वो 1 लाख यूनिट्स पर एनम है। ड्यू टू सप्लाई डिफिकल्टीज द बिजनेस वाज ओनली एबल टू मेक 75,000 यूनिट्स, यानी कि जो प्रोडक्शन ओवरहेड है वो 10 लाख का है, और जो नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट्स का है, बट हमने कितनी यूनिट्स बनाई है, 75,000 यूनिट्स बनाई हैं। और अदर कॉस्ट जो हमारी लग रही है वो 126 लग रही है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हमारा नॉर्मल लेवल 1 लाख का है, तो हमारा कितना एक एक यूनिट पर कितना कॉस्ट लग गया, हमारा ₹10 का कॉस्ट लग गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन ओवरहेड है वो 10 लाख के दिए गए हैं, और नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन है 1 लाख यूनिट्स दी गई हैं। मान लो कि अगर मैं 1 लाख यूनिट्स को प्रोडक्शन करती हूँ, 1 लाख यूनिट्स बनाती हूँ, तो मेरा कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, 10 लाख, जो कि हमारा ₹10 पर यूनिट हो गया। तो इस हिसाब से हमने 75,000 यूनिट्स बनाई, तो 75,000 के अकॉर्डिंग पर यूनिट का खर्चा कितना लगेगा, 10 रुपीज़। तो 7,50,000 जो है हमारा वो कैपिटलाइज होगा, एंड देन 10 रुपीज़ पर यूनिट, एंड देन अदर कॉस्ट पर यूनिट 126। तो टोटल यूनिट पर कॉस्ट कितना हो गया हमारा, 136 हो गया। देन हमारा जो हमने 25,000 यूनिट्स जो हमने नहीं बनाई, जो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ 25,000 यूनिट्स पर ₹10, तो 2,50,000 का जो खर्चा है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कवर होगा, ठीक है। बाकी जो 7,50,000 है वो हमारा इन्वेंट्री में काउंट होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देन हम क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है, एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स कंट्रोल्स यूनिट्स फॉर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इसमें हम आगे दिया गया है, ईच कंपोनेंट एट एक्स
कंपोनेंट वाई एट ए कॉस्ट ऑफ एंड सन्ड्री रॉ मटेरियल्स एट ए कॉस्ट ऑफ, ऐसे इन्होंने दिया गया है। तो इसमें हमें क्या है, आपके पास आप एक कंट्रोल यूनिट बना रहे हो इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट को बनाने के लिए कंपोनेंट एक्स लगा, कंपोनेंट वाई लगा, देन हमें रॉ मटेरियल भी लगा। तो इसमें क्या है, ये तीनों हमें लगे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालना है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस तो कभी भी इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं होते, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना है ये बात। तो इसमें जो सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे होते हैं 10,000 के, ये इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं होते, क्योंकि जो सेल करने में खर्चा लगा है वो नहीं होगा। जो रॉ मटेरियल को हमारे फैक्ट्री में लाने तक का खर्चा है, परचेज करने का खर्चा है, वो हम इन्वेंट्री की वैल्यू में ऐड करेंगे। तो ये हमारा 16,500 फैक्ट्री रेंट है एंड एनर्जी कॉस्ट है 7,500, इसको हम ऐड करेंगे इन्वेंट्री की कॉस्ट में। सो देन हमें आगे दिया गया है ईच यूनिट टेक्स 2 आवर्स टू असेंबल, यानी कि एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं। एंड प्रोडक्शन वर्कर्स आर पेड ₹300 पर आवर, 300 पर आवर प्रोडक्शन वर्कर्स को पेमेंट की जाती है। तो एक यूनिट को बनाने में कितना पेमेंट करना पड़ा हमें, क्योंकि एक यूनिट को बनाने में हमारे को 2 घंटे लगते हैं। तो एक यूनिट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन वर्कर का हमारा 600 रुपये का खर्चा आ गया लेबर का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि 1 घंटा पर हावर का जो है ₹300 है और एक यूनिट को बनाने में 2 हावर्स लगते हैं। तो एक यूनिट को बनाने का कितना खर्चा आ गया लेबर का, 600 रुपीज़ का खर्चा आ गया। देन हम आगे देखते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर अब्जॉर्ब्ड इनटू यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन यूजिंग एन हावरली रेट। द नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट इज 1000 हावर्स, यानी कि जो नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो पर मंथ जो 1000 हावर्स का है। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम क्या निकालेंगे, देखिए जो हमारी प्रोडक्शन ओवरहेड है, तो ये हमारे 24,000 के टोटल हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड हो गए, ठीक है। तो अभी हमने टोटल यूनिट्स कितनी बनाई है, 1000 हार्स के अकॉर्डिंग हमें काम करना है 1000 हार्स पे। तो कितना हुआ, एक हार्स का कितना हुआ, 24,000 को आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 24 जो यूनिट्स ₹24 है, ठीक है। तो ₹24 पर हावर का आ गया आपके पास। आई होप कि आपको समझ में आ गया, ₹24 पर हावर का खर्चा लगा आपको यूनिट बनाने में, ठीक है। एंड एक यूनिट को बनाने में आपको कितने लगते हैं, 2 हार्स लगते हैं। तो एक यूनिट को बनाने में आपको 2 हार्स लगते हैं। तो एक यूनिट पर कितना खर्चा आ गया आपका, 48 रुपीज़ का खर्चा आ गया प्रोडक्शन ओवरहेड का, 48 रुपीज़ का खर्चा आ गया आपका प्रोडक्शन ओवरहेड का। तो अभी हमें टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी है। इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे, देखिए 1205 रुपये ये ऐड करेंगे हम, देन 800 रुपीज़ ऐड करेंगे, देन 150 रुपीज़ ऐड करेंगे, देन हमारे को लेबर का जो हमने निकाला था 600 ऐड करेंगे, एंड देन प्रोडक्शन ओवरहेड जो हमने 48 निकाला था इसको भी हम ऐड करेंगे। देन हमारा टोटल कितना आ गया, 2803 की इन्वेंट्री कॉस्ट हमारी आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए डीलर हैज परचेज्ड 1000 कार्स कॉस्टिंग ₹2,80,000 ईच ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस, ₹25,000 पर मंथ पर कार टू बी पेड इन 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि एक कार को जो है इंस्टॉलमेंट्स में खरीदा जा रहा है। तो ये हमने इंडेक्स 16 में भी पढ़ा था कि जो हमने जो 25,000 पर मंथ हम जो दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स में, तो इसमें हमारा इंटरेस्ट का एक्सपेंस भी जुड़ा हुआ है। अगर कार को हम आज ही खरीदते तो वो हमें 2,80,000 में मिल जाती, लेकिन अगर हम इंस्टॉलमेंट्स में खरीदते हैं तो 25,000 मल्टीप्लाई 3 लाख हो गया हमारा, तो हमें 3 लाख रुपीज़ में मिल रही है अगर हम इंस्टॉलमेंट्स में कार को परचेज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें 20,000 हमारा क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्लूडेड है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस से हमें इन्वेंट्री की कॉस्ट में कोई लेना देना नहीं है, तो हमें तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट से मतलब होता है। तो इसमें हमारा कितना होगा, इसमें आगे देखो क्या पूछा है, एट ईयर एंड 31 मार्च 2001 20 कार्स आर इन स्टॉक, जो 20 कार्स है वो स्टॉक में है, यानी क्लोजिंग स्टॉक है। वट वुड बी द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फाइनेंस कॉस्ट, इन्वेंट्री, कैरिंग अमाउंट। अब इसमें 3 चीज़ें पूछी है, देखिए
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछी है हमसे, एंड सेकंड फाइनेंस कॉस्ट पूछी है, एंड थर्ड वन इज द इन्वेंटरी कैरिंग अमाउंट पूछी है। तो सबसे पहले हम फाइनेंस कॉस्ट को देख लेते हैं। फाइनेंस कॉस्ट हमारी जो थी 20,000, ठीक है, तो ये हमारा फाइनेंस कॉस्ट में काउंट होगा, और 20,000 को, एंड हमारी कार कितनी है, 1,000 कार्स हैं, यानी कि एक कार पर जो फाइनेंस कॉस्ट है वो 20,000 है, तो 1,000 कार्स पे कितनी होगी हमारी, इतनी अमाउंट जो आ जाएगी वो फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगी। देन हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालना है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या होगा, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है, 20 कार्स है, और उसको हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हमारा है 2,80,000, ठीक है, तो 2,80,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगा। देन हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हुआ, क्योंकि हमारे पास हमने 1,000 कार परचेज करी थी और 20 कार हमारी क्लोजिंग स्टॉक में थी, तो हमारी कॉस्ट, हमने कितनी कार बेची, 980 कार हमने बेची, तो उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा है, ठीक है, तो उनकी क्या क्या आएगी आपके पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी होगी, क्योंकि 2,80,000 में हमने खरीदा था, तो 2,80,000 पर कार हो गया। देन ये हमारी जो अमाउंट आ गया वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री से कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास 20 कार हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री में थी, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 980 कार हमने बेची, तो उसको हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इनकेस अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमको कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। देन हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। Venus Trading Company purchases cars from several countries and sell them to Asian countries during the current year. This company has incurred following expenses. तो इसमें expenses दिए गए हैं, 10 items दी गई हैं। इसमें हमसे पूछा गया है, evaluate which costs are allowed by Ind AS 2 for inclusion in the cost of inventory. cost of inventory में कौन कौन सी cost को हम include करेंगे, ठीक है, तो इसमें हम क्या include करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट को हम लेस करते हैं, तो ये अलाउड होता है, इसको हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। देन हैंडलिंग कॉस्ट को एंड रिलेटिंग टू इम्पोर्ट्स, क्योंकि ये डायरेक्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड खर्चा है, इसको हम ऐड करेंगे। सो देन हम सैलरीज ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, जो सैलरीज होती हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे होते हैं, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल के खर्चे होते हैं इनको हम ऐड नहीं करते, क्योंकि जो इन्वेंट्री को खरीदने के, यानी कि इन्वेंट्री को हमारे गोदाम तक लाने में जो खर्चा लगा है, वेयर हाउस तक, फैक्ट्री तक, जो भी लाने में जो भी इम्पोर्ट ड्यूटी लगी है, या कैरेज इनवर्ड लगा है, गाड़ी भाड़ा लगा है, ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंसेस लगा है, हमारी फैक्ट्री में लाने तक जो रॉ मटेरियल को, तो वो खर्चे हम ऐड करते हैं। जो सैलरी है अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, उसका इन्वेंट्री से कोई लेना देना नहीं है, तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे। इसी तरह सेल्स कमीशन पेड टू सेल्स एजेंट, इसको भी हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेल्स से रिलेटेड खर्चे हैं। हमने परचेज से रिलेटेड जो खर्चे हैं उसको हम ऐड करते हैं। आफ्टर सेल्स वारंटी कॉस्ट, जो आफ्टर सेल की चीज़ें जो बातें हो रही हैं, तो उसको तो हमें मतलब ही नहीं है। जो परचेज से रिलेटेड खर्चे हैं सिर्फ उनको ही हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री की वैल्यू में ऐड करेंगे। देन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है, इसको हम ऐड करेंगे। देन कॉस्ट ऑफ परचेज है, तो इसको भी हम ऐड करेंगे इसमें, इन्वेंट्री की कॉस्ट में। फ्रेट एक्सपेंसेस है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड खर्चे होते हैं इन्वेंट्री से, इसको ऐड करेंगे हम। इंश्योरेंस ऑफ परचेजेज, यानी कि परचेज से रिलेटेड खर्चा है, देखिए इंश्योरेंस करवाया हमने परचेज पर, तो उसको भी हम ऐड करेंगे। देन ब्रोकरेज कमीशन पेड टू इंडेंटिंग एजेंट्स, यानी कि परचेज पर जो कमीशन दिया है, इंडेंटिंग एजेंट्स जो होते हैं, यानी कि जब हमने इन्वेंट्री को परचेज किया, रॉ मटेरियल को हमने परचेज किया, तो हमने जो उस पर कमीशन दिया, तो वो ये परचेज कमीशन की कैटेगरी में आते हैं ये, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये परचेज कमीशन में आते हैं, तो इसको हम ऐड करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इस तरीके से। सो देन हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज पर Ind AS 2 सेलिंग कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज एंड are required to be recognized as an expense in the period in which they are incurred.
whether the distribution costs would now be included in the cost of inventory under Ind AS 2। ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको खुद से भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, बट एक बार हम उसको स्टडी कर लेते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन cost are generally used as single term because both are related as selling cost। जो सेलिंग से रिलेटेड खर्चे होते हैं उसको हम इन्वेंटरी की वैल्यू में क्या है इंक्लूड नहीं करते। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर इनकर्ड बाय द सेलर, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी क्या है जो इन्वेंटरी की वैल्यू में ऐड नहीं करते। बाय मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द बायर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेल ऑफ टू द पॉइंट at which buyer takes possession, since these costs are not related to bringing the goods to their present location and condition, the same are not included in the cost of inventory। Accordingly, though the word distribution cost is not specifically mentioned in Ind AS 2, these costs would continue to be excluded from the cost of inventory। देखिए जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था whether the distribution cost, इसमें देखिए अब पूछा कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को इंक्लूड किया जाएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में, तो आप बताइए क्या इसको इंक्लूड करना होगा। अभी हमने ऊपर क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि अगर हम जो इन्वेंटरी परचेज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को परचेज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को सप्लायर से परचेज किया हमने, और उस सप्लायर से परचेज करने से लेकर फैक्ट्री में रॉ मटेरियल को लाने तक का जो खर्चा है उसको हम इन्वेंटरी की वैल्यू में ऐड करेंगे, ठीक है, ना कि हमें सेल आफ्टर सेल्स की जो खर्चे हैं उसको हम इन्वेंटरी से कोई मतलब नहीं है, उन खर्चों का इन्वेंटरी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है जो इन्वेंटरी का जो सेल से रिलेटेड खर्चा है, तो इसका इन्वेंटरी की कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये इन्वेंटरी की कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे, ठीक है। देन हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमारा को जो हेडिंग्स है देखो, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स। इसमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, मान लो आप जॉइंट्स प्रोडक्ट्स बना रहे हो, ठीक है, आपने इतने खर्चे किए कि आपने 3 चीज़ें बनाई। इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आपने इतने खर्चे किए कि आपने कितनी बना 3 चीज़ें बनाई, MP1, MP2 एंड बाई प्रोडक्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मार्स लिमिटेड वन बाई प्रोडक्ट, एक तो आपने क्या बनाया बाई प्रोडक्ट बनाया, देन सेकंड बीपी एमर्जेज बिसाइड्स 2 मेन प्रोडक्ट्स MP2, देन सेकंड बनाया MP1, देन थर्ड नंबर बनाया MP2 प्रोडक्ट को बनाया। अब देखिए आगे इसमें बोला है अपार्ट फ्रॉम स्क्रैप, इसमें एक हिडन एडजस्टमेंट है जो कि आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा कि अब इसमें हम क्या बना रहे हैं। देखिए 3 प्रोडक्ट्स तो साफ साफ इसमें लिखा गया है, बाई प्रोडक्ट बना रहे हैं MP1 MP2, 3 प्रोडक्ट हो गए, और अपार्ट फ्रॉम स्क्रैप तो ये एक 4th प्रोडक्ट भी बना रहे हैं जो कि स्क्रैप है, तो ये इसमें हिडन एडजस्टमेंट है। तो आगे हम इसमें अब यहाँ एक नहीं हम 2 बाई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, यानी कि एक बाई प्रोडक्ट्स तो ये एंड स्क्रैप भी क्या होगा बाई प्रोडक्ट्स, 2 बाई प्रोडक्ट्स हो गए हमारे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, देखिए नीचे सेलिंग प्राइस दिया गया है हमें, MP1 एंड MP2 का सेलिंग प्राइस दिया गया है। आगे देखिए हमें इस क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। जैसे दिया गया है डिटेल्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस आर हेयर अंडर, इसमें रॉ मटेरियल का हमें जो खर्चा दिया गया है, वेजेस, ये हमारे को सारे जो दिए गए हैं खर्चे दिए गए हैं, वेजेस, वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड्स। देन हमारे को ये प्रोडक्ट्स दिए गए हैं MP1 MP2, इनका सेल प्राइस दिया गया है हमको, ठीक है। तो एंड बाई प्रोडक्ट का भी हमें क्या दिया गया है, NRV दिया गया है, 20 रुपीज़ पर हमने सेल किया है इसको, एंड देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 5000 ऑन सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट। तो बाई प्रोडक्ट की प्रॉफिट से हमें कोई मतलब नहीं है, इसके से बाई प्रोडक्ट के सेल पर जो प्रॉफिट हुआ उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। देन हम आगे इसके चलेंगे, बाय इंकरिंग सेपरेट प्रोसेसिंग चार्जेस ऑफ 8000 एंड पैकिंग चार्जेस ऑफ ₹2000, यानी कि जो इन बाय प्रोडक्ट 2000 यूनिट्स का था उसको हमने एट ₹20 पर यूनिट्स पर बेचा है, और उसको बेचने में हमारे को कितना एक्सपेंस करना पड़ा, 8000 एंड 2000 रुपीज़ का हमारे को एक्सपेंस करना पड़ा। देन हमें आगे दिया हुआ है कि ₹5000 वाज रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप से हमें ₹5000 मिले। तब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा,
अब आइए इसका एक बार हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें पूछा क्या है, देखिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ MP1 एंड MP2। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 250 एंड 100। इनकी हमें MP1 का जो है 250, MP2 का 100 है, तो इनकी हमें क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालनी है। तो आइए हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं एक बार, जो कि हमने इसको बिल्कुल यहाँ पे अच्छे से सोल्व किया हुआ है। आप इसको यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे रॉ मटेरियल है हमारा 1,50,000 का दिया गया है, देन वेजेस दिए गए हैं, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, ये हमारे टोटल खर्चे आ गए 3,55,000। तो इसमें से हम क्या करेंगे, NRV ऑफ बाई प्रोडक्ट को लेस करेंगे। तो इसमें NRV ऑफ बाई प्रोडक्ट्स को लेस करके जो हमारा 2,000 यूनिट्स को 20 पर हमने बेचा, एंड 8,000 एंड 2,000 के हमारे एक्सपेंसेस से, तो टोटल 30,000 हमें रिकवर हुए, तो उसको हम लेस कर देंगे। देन NRV ऑफ स्क्रैप को हम 5,000 रुपीज़ को भी लेस कर देंगे। हमारी नेट कॉस्ट आ गई हमारी 3,20,000। तो अब हमारा MP1 MP2 दिया गया है, तो इसमें 5,000 यूनिट्स और 4,000 यूनिट्स जो हमारी ये, इनको हम इनकी सेल्स रेशो में हम इनको एलोकेशन कॉस्ट निकालेंगे। तो अब हमें इसका सोल्यूशन देख जो है, हमें जो टोटल कॉस्ट हमारा इतना आ गया ये 3,20,000 का। तो अब इसमें से आप NRV ऑफ बाई प्रोडक्ट और NRV ऑफ स्क्रैप हमने लेस किया इसमें, तो हमें ये नेट कॉस्ट मिला। देन हम MP1 एंड MP2 में इन द रेशियो ऑफ सेल्स में हमने इनको बांट दिया। तो जो MP1 एंड MP2 का जो सेल्स रेशियो है उसमें हमने इनको बांट दिया, तो ये हमारा एलोकेशन कॉस्ट आ गया। देन हमने इनको नंबर ऑफ यूनिट से हम इनको डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट हम इसको निकालेंगे, तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट आ गया। तो अब इसमें हमें देखना है कितना हमारे को इन्वेंट्री बचा। तो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का इन्वेंट्री था 250 यूनिट्स का था, देन जो MP2 में था 100 यूनिट्स का था। तो इसमें हमारे को कॉस्ट पर यूनिट कितना हुआ 38.4, एंड MP2 में कॉस्ट पर यूनिट ₹32 हो गया। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हो गया। तो ये हमारा जो हो गया वो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मेन मुद्दा इसमें यही है कि जो भी कॉस्ट है उसमें से आप बाई प्रोडक्ट्स के रियलाइजेशन के खर्चे लेस करके, देन जो हमारे फिनिश गुड्स की सेल्स रेशो में उसको एलोकेट करोगे, देन कॉस्ट पर यूनिट निकालने के बाद उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल लेंगे। देन हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा 8th क्वेश्चन हमने कवर किया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये हमारा। देन हम 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेजरमेंट टेक्निक ऑफ कॉस्ट, इसमें हमें क्या दिया गया है, देखिए इसमें जो फर्स्ट में जो हमें दिया गया है रिटेल सेल की जा रही है। इसमें जो देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मार्स फैशन इज ए न्यू लग्जरी रिटेल कंपनी है ये, लोकेटेड इन लाजपत नगर, न्यू दिल्ली। काइंडली एडवाइज द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी ऑन द नेसेसरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। तो इसमें क्या दिया जा रहा है कि जो इसमें ये रिटेल मेथड इसमें यूज़ किया जाएगा, जो क्योंकि इसमें कंपनी क्या है, रिटेल कंपनी है, और इसमें जो प्रोडक्ट्स बना रही है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना रही है कंपनी सेल हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, ईच प्रोडक्ट इज क्वाइट सिमिलर, इज परचेज एट सिमिलर प्राइसेस एंड शॉर्ट लाइफ cycle below a similar product is introduced. The point of sale and inventory system is not yet fully functioning in this department. The sales manager of the cosmetic department is unsure of the cost of each product, but is confident of the selling price and has reliably informed that the company on an average make a gross margin of 65% ऑन ईच लाइन। तो इसमें हम क्या कर देंगे, जो रिटेल मेथड को हम यूज़ करेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज डिटरमाइंड बाय टेकिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ द कॉस्मेटिक, एंड सेलिंग प्राइस में से हम क्या रिड्यूस करेंगे 65% टू अराइव द कॉस्ट। जो हमने ग्रोस मार्जिन इसमें से सेलिंग प्राइस में से हम ग्रोस मार्जिन को हम लेस कर देंगे, जो कि 65% है। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, रिटेल मेथड यूज़ करेंगे हमें इसमें इन्वेंट्री को
मेजर करने के लिए। देन हमें सेकंड में जो दिया गया है इसमें, Mars Fashion are also sells handbags. The company manufactures their own handbags as they wish to be assured of the quality and craftsmanship which goes into each handbag. The handbags are manufactured in India in the head office factory, which are made handbags for the last 50 years. And normally Mars manufactures 1 lakh handbags a year in their handbag division, which uses 15% of the space and overheads of the head office factory. The division employs 10 people and is seen as being an efficient division with the overall company. So इसमें हम क्या लगेंगे, हैंडबैग्स कैन भी, इसको एक बार स्टडी करेंगे तो समझ में आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है ये। तो इसमें हम स्टैंडर्ड मेथड को यूज करेंगे। द हैंडबैग्स कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट स्पेशली इफ द रिजल्ट्स अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट given that the company has information reliably on hand in relation to direct materials, क्योंकि कंपनी के पास रिलायबल इंफॉर्मेशन है तो इसलिए इसमें हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को यूज़ करेंगे एंड इट वुड बी द बेस्ट मेथड टू यूज टू अराइव एट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो इसमें हमें मेथड को ही बताना था कि कौन से मेथड को हम यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। ये एक अच्छा इजी क्वेश्चन था। देन हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Whether an entity can use different cost formulae for inventories held at different geographically locations having similar nature and used to it. तो यस, अगर सिमिलर नेचर और अगर इन्वेंटरीज का है तो आपको सिमिलर फॉर्म जो है सिमिलर फॉर्मूला ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट अगर है यूज़ तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट फॉर्मूला यूज़ किए जा सकते हैं। हैंस इसमें क्या किया गया कि डिफरेंट कॉस्ट फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन पर्पस। अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन पर्पस सेम पर्पस के लिए है तो उसमें डिफरेंट कॉस्ट फॉर्मूला यूज़ नहीं किए जा सकते। सो देन आगे जो क्वेश्चन दिया गया है हमको, देखिए, मर्करी लिमिटेड यूजेज ए पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू 2001 टू 2। आपको ये दिए गए हैं, मंथ्स की डेट दी गई है, पार्टिकुलर्स दिए गए हैं, इन्वेंट्री परचेजेज यूनिट्स दी गई हैं, हमें कॉस्ट पर यूनिट दी गई है, टोटल कॉस्ट दी गई है। इस तरीके से हमको 12,250 रुपये की टोटल कॉस्ट दी गई है। फिजिकल इन्वेंट्री एट 400 यूनिट्स आपको दिया गया है। कैलकुलेट एंडिंग इन्वेंट्री वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेल यूजिंग, यानी कि हमें क्या पूछा, क्लोजिंग स्टॉक पूछा है एंड कॉस्ट ऑफ सेल पूछा है ऑन फीफो बेसिस एंड ऑन वेटेड एवरेज मेथड के बेसिस पे आपसे पूछा है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है, 400 यूनिट्स की। ठीक है, तो हम सबसे पहले फीफो मेथड को फॉलो करेंगे और हम क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। अब फीफो मेथड में क्या होगा कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इन्वेंटरी होगी, यानी कि जो सबसे पहले 200 यूनिट्स हमारी हमने यूज़ करी होंगी, देन हम 50 यूनिट्स को हमने यूज़ किया होगा, एंड में जो हमारे को बची है वो 400 यूनिट्स बची है। तो जो एंड में सबसे पहले हमारे पास 350 यूनिट्स हमको एंड में बची होगी और 50 यूनिट्स इसमें से हमें को बची होगी। तो ठीक है, तो 350 यूनिट्स का हमारे को जो कॉस्ट पर यूनिट पड़ेगा वो 14 रुपीज़ का होगा एंड 50 यूनिट्स का 12 होगा। तो टोटल हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा, 5500। और हमारा टोटल जो वैल्यू ऑफ स्टॉक था वो 12,250 था। तो 12,250 में से हम क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे तो वो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, यानी कि इतनी इन्वेंट्री हम बेच चुके हैं। तो इसी तरह हम वेटेड एवरेज मेथड्स में एक डिफरेंट फॉर्मूला, एक अप्रोच लगाएंगे, वेटेज के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, क्योंकि इसमें कितना है, अगर 1000 यूनिट्स पर आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट इतनी है तो 400 यूनिट्स पर आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी होगी। तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 12,250 है 1000 पर, तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई आपकी 12.25। तो आपकी 400 यूनिट्स की क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री आ जाएगी 4900। देन हम उसको टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में से लेस करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू आ जाएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक थ्योरिकल क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
और इजी भी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए इसमें क्या दिया गया है कि जो एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स पेपर एनवेलप्स, द स्टॉक ऑफ एनवेलप्स वाज इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक एट ए कॉस्ट ऑफ, यानी कि कॉस्ट कितनी थी, ₹50। ड्यूरिंग द फाइनल ऑडिट द ऑडिटर्स नोटेड दैट सब्सिक्वेंट सेल प्राइस फॉर द इन्वेंट्री एट 50th April 2001 was ₹40 per pack, and furthermore inquiry reveals that during the physical stock take a water leakage has created damages to the paper and the glue. Accordingly, in the following week ABC Limited has spent a total of ₹15 per pack for repairing and reapplying glue to the envelopes. तो इसमें हमारे को क्या दिया है, जो एनआरवी हम कैसे निकालेंगे, एनआरवी का देखिए फॉर्मूला क्या होगा, एनआर उसमें से हम कॉस्ट टू सेल को लेस करेंगे, जो हमें वैल्यू रियलाइज हुई है ₹40, और इसको बेचने के लिए हमारे को जो खर्चा लगा, ठीक है, तो वो ₹15 का लगा, तो वो हम लेस कर देंगे, तो हमारा ₹25 पर पैक जो हमारा आ गया एनआरवी आ गया, ठीक है। देन हमारा एनआरवी आ गया ₹25। तो हमारे को कितना पूछा, क्या पूछा है, कैलकुलेट द नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमारी आ गई ₹25। एंड इन्वेंट्री राइट डाउन अमाउंट, इन्वेंट्री राइट डाउन हमारा अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट हमारा ₹50 लगा था एंड हमारे को रियलाइज कितना हुआ 25, तो इन्वेंट्री राइट डाउन अमाउंट हमारा आ जाएगा ₹25 पर पैक। देन हम आगे नेक्स्ट पर चलते हैं। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कंपनी पी हैज़ 100 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री on hand recorded at a carrying amount of ₹10 per unit. So the current market price is ₹8 per unit at which these units can be sold. Company P has a firm sales contract with Company Q to sell 60 units at ₹11 per unit, which cannot be settled net. Estimated incremental selling cost is ₹1 per unit. Determine net realizable value of the inventory of Company P. So while performing NRV test, the NRV of 60 units that will be sold to Company Q is ₹10 per unit, यानी कि इसमें 10 per unit हमारी हो जाएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो इसमें से जो हमारा एक्सपेंसेस है वो हम लेस कर देंगे, तो ₹10 हमारा एनआरवी आ जाएगा, एंड 60 यूनिट्स दैट विल बी सोल्ड टू कंपनी एट ₹10 पर यूनिट, ठीक है। तो इसमें हमारा जो 60 यूनिट्स के बारे में बताया गया था, एंड उसमें हमारा एनआरवी ₹10 आ गया। देन एनआरवी ऑफ रिमेनिंग 40 यूनिट्स, जो रिमेनिंग 40 यूनिट्स का कितना हुआ हमारा ₹8, और हमारा जो ₹1 का जो एस्टिमेटेड इंक्रीमेंटिंग सेलिंग कॉस्ट, जो सेल बेचने की जो कॉस्ट है, कॉस्ट टू सेल वो लेस करने के बाद ₹7 आ गया, तो ये हमारा रिमेनिंग गुड्स का आ गया। तो इस तरीके से 60 यूनिट्स को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 40 यूनिट्स को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ गया ₹880। देन हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ए बिजनेस हैज़ 4 items of inventory. A count of inventory has established that the amounts of inventory currently held at cost are as follows. Determine the value of closing inventory in the financial statements of a business. तो वैल्यू ऑफ में हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है, ये हमें कॉस्ट दी गई है इन्वेंट्री में, ये हमें आइटम्स दी गई हैं, इनकी हमें ये कॉस्ट दी गई है, ठीक है। तो हमें को इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। तो इसमें हमारे को एनआरवी कैसे निकालनी है, जो सेलिंग प्राइस है एंड सेलिंग कॉस्ट है वो हम उसमें से लेस कर देंगे, जो सेल से रिलेटेड खर्चे हैं उसको हम लेस कर देंगे। 7800 में से 500 लेस हमने किया, देन 1800 में से 200 लेस किया, 17,000 में से 200 लेस किया, सॉरी ऊपर 18,000 था हमारा, 18,000 में से 200 लेस किया, 17,000 में से 200, देन 7,500 में से 150 लेस किया, तो ये जो हमारा अमाउंट आ गया 7,300, 17,800, 16,800, 7,350। तो इनमें से हम कंपैरिजन करेंगे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। तो इसमें 7,300 है जो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इसमें 14,000, 16,000 एंड देन 6,000 विच एवर इज लेस। इन दोनों का कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस का जो अमाउंट होगा वो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में काउंट होगा।
सो देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आइए हम ये क्वेश्चन अभी करते हैं इसको। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें क्या दिया गया है, ओपनिंग इन्वेंटरी की इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल की इसमें दी गई है। तो इसमें हम क्या है, हमारे पास ओपनिंग इन्वेंटरी है फिनिश गुड्स का एंड रॉ मटेरियल का। ठीक है, तो हमें आगे हमने क्या किया है, परचेजेस की आइटम दी गई है 10,000, देन लेबर, देन हमारे को ओवरहेड्स का एक्सपेंसेस दिया गया है फिक्स, एंड देन सेल्स के बारे में बताया गया है कि 2,80,000 की सेल्स है। देन क्लोजिंग इन्वेंटरी दी है हमको रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स की। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो कि जो सेल्स है, जो सेल है, तो उसमें 10,000 सेल दी गई है। सेल हम जो हम सेल करते हैं वो कौन से आइटम्स की करते हैं, सेल जो हम करते हैं हमेशा फिनिश गुड्स की करते हैं, यानी कि जो हमारा जो फिनिश गुड्स है हमेशा उसको ही हम बेचते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेल जो होता है फिनिश गुड्स से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि जो परचेज वो करते हैं, ठीक है, तो परचेज तो हम हमेशा रॉ मटेरियल को ही करते हैं। तो परचेज हमारा किससे कनेक्टेड होता है, रॉ मटेरियल से होता है, क्योंकि हम जो परचेज करते हैं वो ओनली रॉ मटेरियल को करते हैं, एंड सेल करते हैं वो ओनली हमेशा फिनिश गुड्स को सेल करते हैं। रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके हम जो फिनिश गुड्स बनाते हैं उसको हमेशा सेल करते हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हमें आगे नीचे हम पैरा पढ़ते हैं, क्या लिखा है, द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर वाज 15,000 kilogram of the finished products. Due to fall in market demand, the sale price for the finished goods was rupees 20 per kilogram, and replacement cost for the raw material was 9.50 per kilogram on the closing day. You are required to calculate the closing inventory on that date. तो हमें closing inventory निकालनी है। अब देखिए इसमें हमें एक अच्छा क्वेश्चन है ये। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो अब जब हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो रॉ मटेरियल परचेज की कॉस्ट को ऐड नहीं करते ड्यूरिंग द ईयर, हमने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया था उसको हम ऐड करते हैं, जो हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है, ना कि परचेज को। यहाँ पे देखो 10,000 की परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का हमें जो एक्सपेंसेस दिया गया है 1 लाख दिया गया है, लेकिन हमें इसको नहीं लेना, जो हमने कंज्यूम किया है उसको देखना है। यानी कि हमारे पास देखो ओपनिंग में हमारे पास 1,000 जो 1100 का हमारे पास था रॉ मटेरियल, और हमने कितना खरीदा ड्यूरिंग द ईयर, 10,000 का हमने खरीदा, एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री में हमारे पास 900 का है। तो हमारे पास कितना, हमारे को देखिए हम इसको एक अच्छे से समझ लेते हैं, इसके थ्रू एक हमने सॉल्व किया हुआ है, आपको दिखा देती हूँ। देखिए जो हमारे को जो रॉ मटेरियल है हमारे पास ओपनिंग इन्वेंटरी में हमारे पास 1100 का था। देन हमारा जो इसके लिए हम हमारा जो फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस परचेज, ड्यूरिंग द ईयर हमने जो परचेज किए, एंड जो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंटरी है उसको हम लेस कर देंगे। तो ड्यूरिंग द ईयर हमने कितनी इन्वेंटरी सेल कर दी, 10,200 यूनिट्स हमने सेल कर दी, और पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितना था, ₹10। ठीक है, तो क्योंकि हमने 10,000 यूनिट्स को 1 लाख में खरीदा था तो पर यूनिट का खर्चा ₹10 हो गया। तो इस तरह से जो रॉ मटेरियल कंज्यूम का खर्चा हो गया 1,02,000। देन हमें लेबर का एक्सपेंसेस दिया ही गया है वो सेम रहेगा। देन हमें मेन कैलकुलेशन आती है फिक्स्ड ओवरहेड्स की। देखिए फिक्स्ड ओवरहेड्स में कैसे निकालते हैं हम, इसमें नॉर्मल प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर से हम उसको डिवाइड करते हैं, उसके बेसिस पे हमें फिक्स्ड ओवरहेड निकालनी होगी। तो जो फिक्स्ड ओवरहेड है, जो फिक्स्ड ओवरहेड से हमने जो निकालनी है, तो इसमें क्या है, लेबर का तो हमें पूरा वेरिएबल का ओवरहेड दिया ही गया है। अब फिक्स्ड ओवर को हम कैसे निकालेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे नॉर्मल या एक्चुअल फिनिश गुड्स विच एवर इज हायर से। अब एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया वो कैसे देखेंगे हम लोग, तो हमारे पास फिनिश गुड्स का कितना ओपनिंग है,
फिनिश गुड्स का हमारे पास ओपनिंग देखते हैं कितना है। देखिए फिनिश गुड्स का हमारे पास ओपनिंग है 1000 यूनिट्स का, एंड देन हमारे को हमने सेल किया 10,000 यूनिट्स का, एंड देन हमें क्लोजिंग दिया गया है 1200 यूनिट्स का। तो इसके अकॉर्डिंग हम कितना हमने जो फिनिश गुड्स है उसका हमने कितना प्रोडक्शन किया ये हम निकाल सकते हैं। देखिए जो हमारा फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। एक सेकेंड हम आते हैं इस पे, जो हमारा इसमें दिया गया है ओपनिंग, जैसे हमने यही फॉर्मूला लगाएंगे इसमें हम, और जो हमने नीचे वर्किंग नोट्स में बनाया है देखो, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, देन हमारा ये 10,200 यूनिट्स का जो है हमारा फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन हमने ड्यूरिंग द ईयर किया है। इत्तेफाक की बात है कि ये हमारा सेम आ रहा है, रॉ मटेरियल का भी 10,200 का हमने परचेज किया है और प्रोडक्शन भी हमारा 10,200 का रहा है। ये एक एक्चुअली में इत्तेफाक की बात है। तो बट हम अब हमें क्या करना है, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रोडक्शन हमारा कितना हुआ 15,000। तो विच एवर इज हायर, नॉर्मल प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करेंगे। देन ईच यूनिट्स का 10,200 यूनिट्स के अकॉर्डिंग हमारा 51,000 का फिक्स्ड ओवरहेड आ जाएगा। देन हमारा टोटल कॉस्ट आ गया। देन फिक्स्ड गुड्स फिनिश गुड्स प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हमारा पर यूनिट कॉस्ट कितना आ गया 22.5 पर यूनिट। देन हमें एनआरवी दी गई है ₹20 पर यूनिट की एनआरवी दी गई है। देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हमारे को देखो, अब हम कैसे निकालेंगे फिनिश्ड गुड्स को, हमारे को क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो हमारे पास 1200 यूनिट्स की जो दी गई है, तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, तो कॉस्ट हमारी 22.5 की है, एंड तो ये दोनों में से जो भी लेस होगा तो ₹20 से हमारा वो हो गया, काउंट करेंगे इसको फिनिश गुड्स की वैल्यू को, 1200 यूनिट्स को हम ₹20 पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है 900 यूनिट्स को 9.5 पर यूनिट से करेंगे, जो कि इसमें हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में 9.5 दी गई है। तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का। फिनिश गुड्स का हमारा 24,000 आ जाएगा, एंड रॉ मटेरियल का 8,550 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इसमें इस क्वेश्चन में मेन बात आप ध्यान रखिएगा कि जो रॉ मटेरियल जो है वो हमेशा हम कंज्यूम वाला यूज़ करेंगे, ये बात आप भूल जाओगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको भूलनी नहीं है। जो रॉ मटेरियल है वो हमेशा हमने कितना कंज्यूम किया है ड्यूरिंग द ईयर, ना कि परचेज। डायरेक्ट आपको इसमें 1 लाख नहीं लिखना जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली परचेज का अमाउंट 1 लाख दिया गया है, इसको नहीं लेना। आपको हमेशा कंज्यूम निकालना है कि आपने कितना कंज्यूम किया, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो यानी कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना कंज्यूम किया वो अमाउंट आपको निकालना है। ये एक मेन बात आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये हमारा। देन हमें आगे दिया गया है, सन फार्मा लिमिटेड एक renowned कंपनी इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल हैज़ द फॉलोइंग 4 आइटम्स इन इन्वेंट्री, द कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज गिवन एज फॉलो। ये हमें कॉस्ट की वैल्यू दी गई है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू दी गई है। तो ऑन एन आइटम बाय आइटम बेसिस पे हम निकालना है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। तो हमारा ए के केस में 1900 हो जाएगा, देन बी आइटम के केस में हमारा 5000 हो जाएगा, सी आइटम के केस में हमारा 4400, एंड डी आइटम के केस में हमारा 2990 हो जाएगा। ठीक है, देन ग्रुप बेसिस पे हम इसको पूछा है हमसे, देन हम 14,600 एंड 14,540 में से कंपेयर करेंगे, तो हमारा 14,540 आ जाएगा। तो हमारा अभी ये क्वेश्चंस हमारे आई थिंक कवर हो गए हैं। हमारे आगे हमारे टेस्ट और नॉलेज क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक आप ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से। इनकेस आपको कोई डाउट है तो वो आप हमें कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं,
इसमें जो अब तक में मेन क्वेश्चन था जो वो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 16 जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और एक ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने किया है वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको एक बार हैंड रिटन प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो एग्जाम पर्पज से। और जब तक हैंड रिटन प्रैक्टिस करते रहिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंडियस 2 के टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस के साथ। और अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।